हेलो एवरीवन। देखिएगा, आज अपन लास्ट लेक्चर में सॉल्युबिलिटी स्टार्ट कर दी थी। आज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में बात करनी है। लास्ट टॉपिक है अपना सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इसके बारे में बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में बात करते हैं अपन। सुने बात को। फर्स्ट नंबर पॉइंट वही, क्या सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट इज गैस एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड। सुनिएगा बात ढंग से। गैस स्टेट में आप आगे पढ़ने वाले हो और बेसिकली आपको आइडिया भी है कि गैस जो होती है वो आइडियल और नॉन आइडियल होती है। पीवी इक्वल टू एनआरटी को जो फॉलो करती है वो आइडियल गैस है, और पीवी इक्वल टू एनआरटी को अगर फॉलो नहीं करती है तो नॉन आइडियल गैस है। सिंपल सी बात। सुने बात, अगर कोई गैस जो है आइडियल गैस जो होती है, देखो अगर मैं गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करूंगा तो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, इसका मतलब गैस का लिक्विफेक्शन होगा। अगर आइडियल गैस होती है तो उसका लिक्विफेक्शन नहीं होता है। इसका मतलब अगर गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है, इसका मतलब उसका लिक्विफेक्शन हो रहा है। लिक्विफेक्शन हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर आइडियल कैरेक्टर नहीं है। कौन से कैरेक्टर की गैस है? नॉन आइडियल की कैरेक्टर। तो मैं ऐसा बोल दूं क्या कि अगर गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है, गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, डिसॉल्व इन लिक्विड, इट मींस गैस इज नॉन आइडियल। गैस कैसी है? नॉन आइडियल कैरेक्टर की। और अगर मैं बोलूं कि सॉल्युबिलिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा नॉन आइडियल कैरेक्टर। जितना ज्यादा नॉन आइडियल कैरेक्टर होगा गैस उतनी ज्यादा सॉल्युबल होगी। मैं ऐसा बोल सकता हूं सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी ऑफ लिक्विफेक्शन। टेंडेंसी ऑफ लिक्विफेक्शन। सॉल्युबिलिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी किसके? टेंडेंसी ऑफ लिक्विफेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जितनी ज्यादा टेंडेंसी है लिक्विफेक्शन की, जो गैस इजीली लिक्विफाई होगी उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या आएगी? ज्यादा आएगी। ठीक है बात। तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन आइडियल कैरेक्टर, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी ऑफ लिक्विफेक्शन। ठीक है बात। आगे बात करें तो जो गैस ज्यादा सॉल्युबल होगी, जो गैस ज्यादा सॉल्युबल होगी, इसका मतलब जो गैस, मतलब सुने, जो गैस ज्यादा लिक्विफेक्शन की टेंडेंसी रखती है वो इजीली क्या होगी? सॉल्युबल होगी। ठीक है बात। चले आगे नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है बात। सुने बात। फर्स्ट नंबर फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दो सॉल्यूट के बारे में बात करते हैं। पहले सॉल्यूट के बारे में क्या होगा? सॉल्यूट कौन है? गैस। तो इसके बारे में तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि सॉल्युबिलिटी जो होगी in a given solvent is directly proportional to tendency of liquefaction। जिसकी लिक्विफेक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है, जिस गैस की टेंडेंसी ऑफ लिक्विफेक्शन ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। जिसकी टेंडेंसी ऑफ लिक्विफेक्शन ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है। अब बात करते हैं सॉल्वेंट के बारे में। If gas is formed, ions in solvent, then gas is more soluble in that solvent। अगर कोई गैस जो है वो सॉल्वेंट में किसका फॉर्मेशन करती है? आयंस का फॉर्मेशन करती है, तो वो गैस जो होगी वो ज्यादा सॉल्युबल होगी। ठीक है, उस सॉल्वेंट में। जैसे सुनना बात, यहां पे भी वो बात एप्लीकेबल है। कौन सी वाली?
like dissolve like means polar gases are soluble in polar solvent and non-polar gases are soluble in non-polar solvent. जैसे अगर मैं बोलूं HCl and ammonia gases are more soluble in water because they form ions in water. ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? आयंस का फॉर्मेशन करते हैं. जैसे NH3 है, इसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो बनाएगा NH4OH. अभी NH4 ऐसे ही थोड़ी नहीं पड़ा रहेगा, NH4 प्लस बनाएगा प्लस OH माइनस बनाएगा. किसका फॉर्मेशन कर दिया? आयंस का फॉर्मेशन कर दिया. आयंस का फॉर्मेशन हो गया तो इसका मतलब NH3 जो होगी वो ज्यादा सॉल्युबल होगी किसके अंदर? वाटर के अंदर. HCl वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होती है. क्यों? H प्लस और Cl माइनस आयन का फॉर्मेशन करती है. H प्लस और Cl माइनस आयन का फॉर्मेशन करती है, इसलिए ये क्या है? ज्यादा सॉल्युबल है. ठीक है बात? आगे बात सुने. ये तो फर्स्ट फैक्टर हो गया. सेकंड नंबर टेम्परेचर. टेम्परेचर देखिएगा, वही गैस सॉल्यूट है प्लस लिक्विड सॉल्वेंट है, कन्वर्ट हुआ सॉल्यूशन में, प्लस हीट रिलीज करेगा ऑलवेज. इट मींस solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid is exothermic process always, is exothermic process always. इसका मतलब डेल्टा H क्या होगा? नेगेटिव होगा. इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी. सुनना बात को, जितने भी एक्वाटिक स्पीसीज होती है, जितनी भी एक्वाटिक स्पीसीज होती है, वो जब ब्रीथिंग करती है तो उस कंडीशन में क्या करती है? वाटर है, वाटर में एयर क्या होती है? डिजोल्व होती है. एयर बोले तो मीन्स ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, जिसको वो क्या करते हैं? ब्रीथिंग में, रेस्पिरेशन में क्या करते हैं? यूज लेते हैं. अब सुने बात को, अगर कोल्ड वाटर होगा तो टेम्परेचर हुआ कम, कोल्ड वाटर हुआ तो टेम्परेचर हुआ कम, सॉल्युबिलिटी ज्यादा. सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा. डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा तो जो ब्रीथिंग में ऑक्सीजन लेंगे तो वो ज्यादा अमाउंट में आएगी. ज्यादा अमाउंट में आएगी तो वो कंफर्ट फील करेगा. ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर मिल रही है तो वो कंफर्ट फील करेगा. यही अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा तो वो ब्रीथिंग करेगा तो उसे सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो कंफर्ट फील नहीं करता, अनकंफर्ट फील करता है. आपको ऑक्सीजन की सप्लाई मत दो तो आप क्या करोगे? फड़फड़ाने लग जाओगे ना, अनकंफर्ट फील करोगे, है ना. सेम रीजन है, एक्वाटिक स्पीसीज फील कंफर्ट मोर इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू हॉट वाटर. तो इसका रीजन क्या हो जाएगा कि हॉट वाटर के अंदर, कोल्ड वाटर के अंदर जो होती है वो डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होता है? ज्यादा होता है. डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा क्योंकि टेम्परेचर कम तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी. तो उसे ब्रीथिंग में जो है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा जिससे वो कैसा फील करेगा? कंफर्ट फील करेगा. ठीक है बात? टेम्परेचर का रूल समझ में आ गया. तो इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है, मैं यहां पे लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, एक्वाटिक स्पीसीज feel more comfort in cold water as compared to hot water. ठीक है. और थर्ड नंबर बात करते हैं प्रेशर की. अब मेरे को मालूम है प्रेशर के साथ तो चेंज होगी. क्यों होगी? क्योंकि गैस है और गैस जो होती है वो कैसी होती है? कंप्रेसिबल होती है, मतलब प्रेशर के साथ चेंज होने वाली है. तो सुने बात को, सुनिएगा बात को, प्रेशर के साथ क्या होने वाला है. सुने बात को, प्रेशर के साथ क्या होगा. जो एक अगर मैंने इस टाइप का एक डायग्राम बनाया,
ये यहां पे मान लो लिक्विड है और ये गैस के मॉलिक्यूल है, ब्लैक वाले गैस के मॉलिक्यूल है, वो इसके साथ जो है इक्विलिब्रियम में। मैंने क्या किया, प्रेशर अप्लाइड किया, प्रेशर अप्लाई करूंगा तो गैस कंप्रेस हो जाएगी, गैस कंप्रेस होगी तो सुने इस बार पिस्टन का वॉल्यूम हो गया कम, गैस कंप्रेस हो गई, मॉलिक्यूल पास पास में आ गए इस टाइप से। तो इस बार ये ऐसी सिचुएशन होने वाली, अपन क्या बोलते हैं, सुनना बात को, सॉल्युबिलिटी डिफाइन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले यहां पे 2 लीटर का सॉल्यूशन था, 2 मोल थे, तो सॉल्युबिलिटी आई 1। मोल तो गैस के अभी भी 2 है, लेकिन मैंने इसके ऊपर प्रेशर किया तो इसका वॉल्यूम हो गया कम। अगर वॉल्यूम कम हुआ तो इसका मतलब 1 लीटर हो गया, 2 मोल है 1 लीटर, तो 2 डिवाइड बाई 1 कितना होगा 2, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, बिकॉज गैस इज कंप्रेसिबल। गैस क्या है, कंप्रेसिबल है। मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सॉल्युबल या आर इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड वाटर। ठीक है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन इन्होंने ऐसे दिया, इन्होंने बोला कि अमाउंट ऑफ गैस which dissolve in fixed amount of liquid is directly proportional to pressure. तो m is directly proportional to P, m is equal to K into P. K is a constant. तो m और p में अगर ग्राफ पूछ लिया जाए, इधर मास है ऑफ द गैस है, इधर प्रेशर रखा जाए, ये इस टाइप का ग्राफ आएगा। किस टाइप का ग्राफ आएगा, इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा। आगे बात करें, इसी से रिलेटेड, प्रेशर से रिलेटेड ही एक साइंटिस्ट था हेनरी, उसने अपना लॉ दिया इन द फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। देखो क्या लॉ था वो, हेनरी लॉ। देखिएगा हेनरी लॉ क्या था, नेक्स्ट हेडिंग लगाए, हेनरी लॉ इसी के अंदर है। हेनरी लॉ, the pressure of the gas over the solution is directly proportional to mole fraction of gas in solution। मैथमेटिकल फॉर्म देखे तो P ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X ऑफ द गैस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा KH इंटू X ऑफ द गैस, याद आएगा। ये आपका न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला तैयार हो गया, KH इज हेनरी कांस्टेंट। यूनिट क्या होगी इसकी, KH की, सुने बात को, X यूनिट लेस है तो KH की यूनिट वही होगी जो प्रेशर की यूनिट होगी, ATM होगी या फिर बार होगा या फिर पास्कल होगा या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, जो भी है मैंने प्रेशर की यूनिट के बराबर होगा। ठीक है, सुने बात को आगे। फॉर कांस्टेंट प्रेशर ऑफ द गैस, अगर मैंने कांस्टेंट प्रेशर रखा तो KH इंटू X गैस जो होगा वो भी क्या रहेगा,
कांस्टेंट होगा। अगर KH बढ़ा तो इसका मतलब एक्स ऑफ द गैस कम होगा, एक्स ऑफ द गैस कम हो गया, इसका मतलब उसके मोल कम होंगे, मोल कम हो गए गैस के, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सुनना बात को, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो KH की वैल्यू बढ़ती है, ध्यान रखना। कैसे याद रखना है क्या, कोई जरूरी नहीं। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH बढ़ेगा, और KH बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज। तो ये तो अपन पढ़ चुके हैं ना कि टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो मैंने उसी से कनेक्शन किया है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH की वैल्यू बढ़ेगी, KH की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। ठीक है बात। अब मैं कुछ KH का डेटा के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं कि सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या आना चाहिए। KH के डेटा के अकॉर्डिंग उस सॉल्युबिलिटी ऑर्डर को याद रखे आप, है ना, जो मैं बता रहा हूं एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूं, उनको याद रखे। ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, मैं सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लिख रहा हूं तो KH का ऑर्डर जैसे रिवर्ट हो जाएगा, KH का ऑर्डर जैसे रिवर्ट हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी KH के ऑर्डर से रिवर्ट हो जाएगा, तो देखो कैसे करना है। HC N2 H2 O2 आर्गन CO2 एंड CH4, ये ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो ऐसे जाओगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो एक बात सोचे, अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब मैक्सिमम हेनरी कांस्टेंट किसका होगा, हीलियम का। सबसे कम हेनरी कांस्टेंट किसका होगा, CH4 का। आ रही बात समझ में। अगर मैं प्रेशर ऑफ द गैस एंड एक्स ऑफ द गैस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा तो ये थीटा होगा, तो स्लोप जो होगी टेन थीटा वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, KH को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी, KH को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है बात, चले आगे। अब इससे रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि न्यूमेरिकल क्या बनेंगे। न्यूमेरिकल्स क्या बनेंगे, सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल बता रहा हूं। फर्स्ट हेनरी लॉ से रिलेटेड बात कर रहे हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP is 0.195 m. Calculate हेनरी कांस्टेंट ऑफ H2S। क्या कैलकुलेट करना है आपको, H2S का हेनरी कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है भैया, कर लेते हैं कैलकुलेट। मोलेलिटी दे रखी है तो मेरे को तो मालूम है P गैस इज इक्वल टू क्या होता है, KH इंटू एक्स ऑफ द गैस, ये रखना है। P गैस तो दे रखा है, STP का मतलब 180 m है। KH कैलकुलेट करना है, X लेके आना है। X देखो कैसे लेके आओगे, मोलेलिटी दे रखी है तो मोलेलिटी दे रखी है 0.195 1000 इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू कितना 18, यही होगा। तो 1000x इज इक्वल टू एक्स चाहिए ना अपन को, तो 18 माइनस 18x इंटू 0.195 ये हो जाएगा 1000x। ये मेरे हिसाब से 13.6 माइनस 13.6 इंटू एक्स बनेगा। अप्रोक्सीमेट ये बनना चाहिए 13.6 के आसपास बनेगा। 13.6 बनेगा क्या, 13 नहीं बनेगा, 3.6 बनेगा। अगर ये 3.6 बनता है तो x बराबर 3.6 डिवाइड बाई 1000 3.6 आ जाएगा। ये वैल्यू ले जाके वहां पे पुट कर दो। 180 m इज इक्वल टू KH इंटू 3.6 अपॉन, तो KH इज इक्वल टू 1000 3.6 डिवाइड बाई 3.6 ATM में आएगा। अगर इसको आप सोल्व करते हो
अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो अप्रोक्सीमेट जो आएगा ये 280 ATM आ जाएगा। सॉल्व करें आप इसको, ठीक है। चले आगे न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, लिखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2, हेनरी लॉ के ऊपर सेकंड नंबर क्वेश्चन। हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 शुड बी डिजोल्व या विल डिजोल्व in 1 liter of H2O, in 1 liter of H2O at 293 Kelvin, at 293 Kelvin, if pressure of N2 gas is 0.987 bar, pressure of N2 is 0.978 bar and KH of N2 is 76.48 किलो बार, ये दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपन को डील करना है। तो सिंपल सा तरीका है, क्या मिलीमोल कैलकुलेट करने हैं। पीएच इज इक्वल टू पी ऑफ द गैस इज इक्वल टू KH इंटू एक्स ऑफ द गैस। पी गैस कितना है 0.987 बार, KH कितना है 76.48 किलो बार, ये लो, इंटू एक्स ऑफ द गैस। तो x ऑफ द गैस इज इक्वल टू 0.987 अपॉन 76.48 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 13 इंटू 10⁻⁻6। ये आया है, तो x की वैल्यू बहुत कम है, x की वैल्यू कम है तो ये होना तो ऐसा चाहिए था। जब इसकी वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। तो मैंने लिख दिया सीधा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन वाटर के मोल 1000, 1 लीटर है तो 1 लीटर बोलो या 1000 ग्राम बोलो, वन एक ही बात है। डिवाइड बाई 18 किया, मॉलिक्यूलर वेट आ गया, इज इक्वल टू 13 इंटू 10⁻⁻6 आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू 13 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई 18, ये आएगा। बोलो मिलीमोल में चाहिए तो 13/18 10⁻⁻3 बचेगा, तो ये मिलीमोल हो ही गया अपना आप ही। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स 0.7 मिलीमोल, 0.7 मिलीमोल आ जाएगा, ठीक है बात। अब आगे देखो, आगे करें क्वेश्चन। ये हेनरी लॉ से रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिया आपको, हेनरी लॉ से रिलेटेड 2 क्वेश्चन करवा दिए। अब मैंने आपको बोला था कि 2-4 क्वेश्चन जो है अपन मॉड्यूल वगैरह में से भी देखेंगे, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वगैरह पे, कैसे एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में क्या सिनेरियो रहा है, उससे रिलेटेड भी बात कर लेते हैं। तो मैं 2-4 क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। लिखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मैं उसमें से कुछ क्वेश्चन ही करवा रहा हूं, देखिए। क्वेश्चन लैंग्वेज में बड़ा हो सकता है। The osmotic pressure of a dilute solution of ionic compound XY in water is 4 times that of a solution of 0.01 m BaCl2 in water. The concentration of XY in solution in mole per liter.
assume that assuming complete ionization of the given ionic compound in H2. ऑप्शन क्या दिए, 16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4, 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2, 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 एंड 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4, ये दिया है। ये पेज नंबर 39 पे 1.39 पे प्रॉब्लम नंबर 30 दे रखा है, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। 1.39 पे क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, उसी को डिस्कस किया मैंने। ठीक है, समझे बात को। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ XY in water is 4 times that of a solution of BaCl2। ठीक है, इसका मतलब ये वो, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, आयोटा CST लीजिएगा, इसका आयोटा इंटू C2 इंटू ST इंटू 4 टाइम्स है, तो ये लो 4 टाइम्स, ST से ST हो गया कैंसिल। आयोनाइजेशन 100% मानना है, इसका मतलब XY का आयोटा कितना आएगा 2। इसका BaCl2 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पूरा टूटेगा 3 इंटू C2 इंटू 4, C1 इज इक्वल टू 6 टाइम्स C2। बताइए C2 कितना है, 6 इंटू 0.01, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 मोल पर लीटर। ये रहा, आ गया आंसर। ये देखो सिंपल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो लेंथ कितना है, 3 3 6 7 लाइन में क्वेश्चन था, सॉल्यूशन देख ले 5 लाइन में, मतलब 5 लाइन तो मैंने बनाई है आपको समझाने के लिए, अदरवाइज आप खुद करते तो आप तो बहुत आसानी से कर लेते, कोई फॉर्मूला लिखते ही नहीं, सीधा वैल्यू पुट करते जाते। ठीक है, और देखिएगा, और देखो क्वेश्चन इससे रिलेटेड, एक क्वेश्चन और दे रखा है, इसी के जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 31 नंबर क्वेश्चन। डेल्टा TF फॉर सॉल्वेंट दे रखा है 4 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये दे रखा है। डेल्टा TF सॉरी KF दे रखा है, ये सॉरी KF एंड डेल्टा TF दे रखा है अपन को 0.03 डेल्टा TF पूछा गया है, किसके लिए 0.03 मोल पर केजी ऑफ K2SO4 के लिए, और ऑप्शन क्या दिए रखे हैं 0.36 केल्विन, 0.12 केल्विन, 0.18 केल्विन एंड 0.24 केल्विन, ये दे रखे। ठीक है, कैसे टैकल करना है इसको, मेरे को मालूम है, ये बोला है कि एक सॉल्वेंट है जिसका KF 4 केल्विन किलोग्राम पर मोल है, देन कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.03 मोल पर केजी ऑफ K2SO4 सॉल्यूशन। अब उनको मालूम है डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बोला हर बार आयोटा लिखोगे तो कुछ सोचोगे भी। K2SO4 इज आयोनिक कंपाउंड, आयोटा इज 3, कैसे K2SO4 अगर डिसोसिएट होगा तो 2K प्लस बनाएगा प्लस सल्फेट आयन बनाएगा। कोई ऐसा मत बोल देना X2 है Y4 है, नहीं, SO4 पूरा एक साथ रहेगा, तो आयोटा हो गया 3, KF कितना 4 इंटू मोलेलिटी कितनी 0.03, कितना हो गया 12, 12 इंटू 3 36। ये लो, कोई डाउट है क्या, इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखो क्वेश्चन और बताता हूं, हाँ देखिएगा आगे देखो,
और देखिएगा क्वेश्चन, आपको ऐसा दे रखा है 0.6 ग्राम यूरिया एंड 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolve in 100 ml of water at 27 degrees Celsius. Osmotic pressure of solution is. दो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? फर्स्ट ऑप्शन 4.92 atm, 1.64 atm, 8.2 atm और लास्ट दे रखा है 2.46 atm, ये दे रखा है। ठीक है, अपन को इसको करना है, तो अपन ने क्या कहा, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू सी आर या सी एस टी। सी की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, एस टी नंबर ऑफ मोल्स। 6 ग्राम यूरिया है तो 0.6 डिवाइड बाई 60 प्लस 1.8 डिवाइड बाई 180, बोलो ये आएगा। नंबर ऑफ मोल हो गए, वॉल्यूम 100 ml है तो 1000 का मल्टीप्लाई, ये लो, इनटू एस की वैल्यू 1/12 और ये 300 तो ये तो हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई करो, मतलब ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ये आएगा 0.1 प्लस ये आएगा 0.1 इंटू 1/12 इंटू 300, 25 लगभग 5 atm। अब 5 atm तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये 1/12 नहीं होता, 1.12 पॉइंट समथिंग होता है, तो 5 से वैल्यू कुछ कम आनी चाहिए, ये लो 4.92 atm। सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो कर लोगे इस टाइप से। और देखो एक दो क्वेश्चन और बताए, एक दो क्वेश्चन लो, ये लो। हाउ मच अमाउंट ऑफ NaCl should be added to 600 gram of water, density 1 gram per ml, to decrease the freezing point of water to minus 0.2 degrees Celsius, and Kf is 2 Kelvin kilogram per mole, ये दे रखा है। ठीक है, इस टाइप का ऑप्शन दे रखा है। तो मेरे को तो मालूम है कि मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, हाउ मच अमाउंट ऑफ NaCl। फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा TF इज इक्वल टू आयोटा इंटू KF इंटू M। एक ही मेथड, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। डेल्टा TF कितना लाना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2O इतना लेके आना, तो डेल्टा TF 0.2 हो गया। आयोटा NaCl है तो 2 होगा, KF 2 होगा। मोलेलिटी कैलकुलेट कर लेता हूं, मोलेलिटी इज इक्वल टू 2 से 2 हो गया कैंसिल, 0.1 डिवाइड बाई 2 मीन्स 0.05। मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है अपॉन अमाउंट, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट 58.5, मास ऑफ सॉल्वेंट 600 मल्टीप्लाई बाई 1000, 3 और ये हो जाएगा 5, यही बात हुई। तो x इज इक्वल टू 58.5 इंटू 3 इंटू 0.05। एक काम करो, 58.5 इंटू 0.15 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, कितने के बाद में पॉइंट आना चाहिए, 3 के बाद में। इतने ग्राम डिसॉल्व किया जाना चाहिए NaCl को, इतना 8.775 ग्राम NaCl डिसॉल्व इन 600 ग्राम ऑफ वाटर
टू डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर -0.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देख ले, फिर अपन टॉपिक को एंड करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, फिर टॉपिक को एंड ही कर रहे हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर ए 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, डेल्टा टीबी ऑफ 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन is 2 Kelvin. Delta TF of 2 molar glucose solution for the same solvent. In same solvent है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। रिलेशन बिटवीन KB एंड KF, आपसे ये पूछा गया KB और KF में क्या रिलेशन होगा, KB और KF में क्या रिलेशन होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। KB और KF में रिलेशन चाहिए तो मैंने कहा डेल्टा TB इज इक्वल टू आयोटा इंटू KB इंटू M, डेल्टा TF इज इक्वल टू आयोटा इंटू KF इंटू M, दोनों का डिवाइड कर लो, ग्लूकोज ही है तो आयोटा से आयोटा कैंसिल, और वैसे आयोटा ग्लूकोज के लिए कितना होता है 1, डेल्टा टीबी कितना दे रखा है 2, डेल्टा टीएफ भी कितना दे रखा है 2, केबी कैलकुलेट करना है, मोलेलिटी पहले कितनी दे रखी है 1 और अब कितनी दे रखी है 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, केबी अपॉन केएफ चाहिए अगर आपको, केबी अपॉन केएफ आएगा 2/1, रिलेशन बिटवीन KB एंड KF, तो KB इज इक्वल टू 2 टाइम्स KF आ जाएगा, KB इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्या आ जाएगा KF आ जाएगा। बात क्लियर, बोलो बात क्लियर है सारी, यहां तक क्लियर। सॉल्यूशन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ अपना, सॉल्यूशन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, चैप्टर पूरा करवा दिया मैंने, न्यूमेरिकल्स भी खूब सारे करवा दिया आपको, 41 न्यूमेरिकल मैंने करवा दिया, 80 न्यूमेरिकल बेटा अब आपको करना है। अगर 80 आप कर लोगे, 40 मैंने कर लिया, तो 120 न्यूमेरिकल्स में तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थ्योरेटिकल पॉइंट मैंने सारे लिखा रखे, बस आपको चेक करना आना चाहिए, उसे अप्लाइड करना आना चाहिए। अब अप्लाइड पार्ट साइंस का पढ़ रहे हो आप 11th और 12th में, ठीक है। तो यहां तक करें, नेक्स्ट लेक्चर में अपन रेडॉक्स स्टार्ट करेंगे। रेडॉक्स में ये ध्यान रखें ऑक्सीडेशन नंबर्स के रूल वगैरह पढ़ के आए है ना, सिंपल सा, और स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए आपको। जैसे मैं बोलता हूं CO2 तो आपको मालूम होना चाहिए C डबल बॉन्ड O होता है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, उससे क्या रेडॉक्स थोड़ा इजी भी हो जाएगा, ठीक है। चलो यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।